तो बच्चों आज जानते हैं आखिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या है। जैसा कि इसका नाम डिनोट कर रहा है फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये हमें क्या करेगा, सिर्फ डेसिमल या दशमलव वाला हिस्सा देगा। इसको लिखा जाता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर x करके या मझले कोष्ठक के अंदर x। तो ऐसा आपको जब भी दिखे तो समझ लीजिएगा ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। इसका आउटपुट क्या होगा, मतलब जैसे अगर हम इसके अंदर 1.2 लिखे तो हमें सिर्फ 0.2 देगा। अगर मैं इसके अंदर 2.4 लिख दूं तो इसका जो आंसर होगा वो 0.4 होगा। अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, जैसे अगर मेरे से कहा जाए 1.2 में से मुझे 0.2 चाहिए, तो अगर मैं 1.2 में से 1 घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाता है, 0.2। इसी तरह से 2.6 में से कहा में से अगर मैं 2 घटा दूं तो मुझे 0.6 मिल जाएगा। अब ये कैसे मिल सकता है देखते हैं। 1.2 में से जब हमने 1 घटाया तो 1 क्या है, 1.2 का GIF यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है। तो यानी कि हमने इसको अगर हम x मान लें, x में से उसी का हमने GIF घटा दिया। इसी तरह से यहाँ भी देखें 2.6 में से हमने 2 घटाए, 2 क्या है, इस 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट। तो यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो अब हमारे पास क्लियर हो गया कि फ्रैक्शनल फंक्शन क्या है, जिसको हम x माइनस GIF x के रूप में व्यक्त करेंगे। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इसका ग्राफ बनने में जो मुख्य पार्ट है वो इस इंटीजर फंक्शन x का है, क्योंकि ये अंतराल में ये अंतराल में चलता है। जैसे 0 से 1 में इंटीजर पार्ट 0, 1 से 2 में इंटीजर पार्ट 1, 2 से 3 अगर लेंगे तो इंटीजर पार्ट 2, ये अंतराल में चलता है। तो अगर हम 0 से 1 के बीच के मान रखें इसमें, जैसे 0 रखा तो 0 में से 0, 0 का इंटीजर पार्ट 0, उत्तर आ गया 0। अगर हम 0.1 लिखें तो 0.1 माइनस GIF 0.1, 0.1 का GIF 0, तो 0.1 में से 0 घटाए तो 0.1। इसी क्रम में 0.2 ले तो 0.2 में से इसके GIF 0.2 का GIF 0 घटा के 0.2। तो यही क्रम अगर हम आगे को कंटिन्यू करते जाएं तो फिर 0.3, 0.4, यानी कि अगर हम 0.45 भी लें तो आंसर 0.45 आएगा। तो लास्ट में मैंने एक उदाहरण ले रखा जैसे 0.9, तो इसका भी 0.9 माइनस इसका GIF 0 घटाएंगे तो 0.9। तो इस तरह से इसके आंसर्स हमें मिलते हैं। आइए बच्चों, अब इसको अभी हमने ग्रेटर देन 0 और इक्वल 0 से लेस देन इक्वल 1 के बीच का कुछ मान निकाले थे। अब हम ग्रेटर देन इक्वल 1 और लेस देन 2 के बीच के मान निकालते हैं। मान लिया हमने x को 1 लिया, तो 1 लेंगे तो 1 ऋण इंटीजर 1, 1 माइनस 1 0। अब मान लिया x का मान अगर 1.2 हो जाए तो 1.2 माइनस GIF 1.2, तो 1.2 माइनस 1 0.2। फिर अगर हम इसमें मान लिया 1.6 ले लें तो x का मान हो गया 1.6 माइनस GIF 1.6, तो 1.6 माइनस इसका GIF 1, तो 0.6। यही क्रम अगर हम 1.9 के लिए भी देखें आगे को बढ़ाते हुए तो 1.9 माइनस GIF 1.9, तो 1.9 माइनस इसका GIF कितना हो गया 1, तो ये घटा के 0.9। तो आपने देखा कि ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के मान भी वही थे और ग्रेटर देन इक्वल 1 और लेस देन 2 के मान भी वही। यही क्रम अगर हम ग्रेटर देन 2 लेस देन 3 के लिए करें तो सेम वही मान रिपीट होंगे, क्योंकि अगली बार क्या होगा, जब हम यहाँ पर 2.2 लिखेंगे तो उसमें से माइनस 2.2 होगा, तो 2.2 माइनस GIF 2.2 2 हो गया, तो 2.2 में से 2 घटाएंगे तो 0.2, तो सेम वही चीज़ रिपीट होती जाएगी। तो यानी कि इसके मान जो है वो अक्सर क्या हो रहे हैं, 0 से शुरू हो रहे हैं और 1 तक ही कभी नहीं पहुंच पाएगा। 1 से पहले 1 पर ही ओपन हो जाएंगे ना, 1 से कम जाएंगे हमेशा। तो इसके मान जो है 0 और 1 के बीच में ही लाई कर रहे हैं। तो अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो 0 से और 1 के बीच के हमने मान निकाले थे, तो ये पहला हिस्सा हो गया। फिर 1 और 2 में स्टार्टिंग जैसे 1 है, 1 पर फिर 0 हुआ तो ये 0 से शुरू होगा और लास्ट में ये 1.99 या जहाँ तक भी जाता है तो वो भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा, कंप्लीट तो मिलेगा नहीं, तो ये 1 तक कभी पहुँच ही नहीं पाएगा। इसीलिए यहाँ पर हमने ओपन सर्किल बनाया है और यहाँ पर क्लोज सर्किल। फिर 2 की बात करेंगे तो 2 में भी सेम वही चीज़, अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें तो 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, तो फिर ये 2 पर 0 से शुरू होगा और यही क्रम आगे को कंटिन्यू होता जाएगा। अब इसके ग्राफ को थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि ग्राफ इसका बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। इस ग्राफ से ही हम इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को भी समझते हैं।
आइए इसकी बात करते हैं कंटिन्यूटी की। अब जैसा कि ये फंक्शन मैंने बताया था, इसको हम x माइनस इंटीजर x भी कहते हैं। तो अब इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ जितने भी इंटीजर पॉइंट्स हैं, देखिए ये कंटिन्यू नहीं आ रहा। जैसे यहाँ से यहाँ तक तो कंटिन्यू गया, लेकिन यहाँ पर ये ग्राफ ब्रेक हो गया, फिर ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ जाके फिर ब्रेक हो जाता है। यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स जिसको हम कहेंगे इंटीजर पॉइंट्स या पूर्णांक, तो ये सभी पूर्णांकों में ये ग्राफ ब्रेक हो रहा है, जिसको कहेंगे टूट रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम क्या कह देंगे कि ये जो फ्रैक्शनल फंक्शन है, ये सभी पूर्णांकों पर कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन उसके बीच के और पॉइंट देखें, देखिए यहाँ भी कंटिन्यू है, यहाँ पर ग्राफ लगातार मिल रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि जितने भी दशमलव वाले पार्ट होंगे, फ्रैक्शनल पार्ट होंगे या डेसिमल पार्ट होंगे, उस पर ये ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। तो सिंपल सी थ्योरी क्या बन गई, सारे इंटीजर पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस और सारे डेसिमल पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस। अब आगे इसकी डिफरेंशिबिलिटी को देखते हैं। अगर आप एक पॉइंट ये ले लें, तो इस पॉइंट्स पर अगर हम देखें, डिफरेंशिबिलिटी को हम सामान्य रूप से ग्राफ के थ्रू कैसे समझते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, कि जो हमने स्पर्श रेखा है उस पॉइंट पर, उस पर हम देखते हैं कि उसका स्लोप या कितना आ रहा है, tan थीटा। तो इस पॉइंट्स पर अगर हम देखें तो देखिए एक ही लाइन है, सेम स्लोप है, यहाँ पर भी देखें सेम स्लोप है। तो ये दशमलव वाले बिंदुओं पर देखिए फिर डिफरेंशियल होगा, क्योंकि स्लोप सेम है। अब आगे जब हम इसकी बात करते हैं, देखिए इंटीजर पॉइंट्स पर, तो यहाँ पर इसका स्लोप फिर टूट गया। तो हम क्या कहेंगे कि जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स हैं या पूर्णांक हैं, उन पर ये फंक्शन फिर से क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशियल। और ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी भी होगी कि जो भी फंक्शन हमारे डिफरेंशिएबल होते हैं वो सब कंटिन्यूअस तो होते हैं, लेकिन सारे कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते। और ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन पॉइंट्स पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, वहाँ पर वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो ये हमने इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ लिया। आइए बच्चों, अब जो समस्या आपने मुझसे पूछी थी कि इसका समाकलन कैसे करते हैं, तो जब आपको ये ग्राफ, ये फंक्शन अब पूरा समझ में आ गया, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दिक्कत होगी कि इसका समाकलन कैसे करा जाएगा। फिर भी एक उदाहरण मैंने लिया है कि 0 से 2 में फ्रैक्शनल एक्स dx का समाकलन करना है। अब क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली है कि फ्रैक्शनल एक्स बराबर क्या होता है, एक्स माइनस इंटीजर एक्स। 0 से 2 में हम किसका समाकलन करेंगे, एक्स माइनस इंटीजर एक्स का। इंटीजर एक्स का समाकलन मैंने आपको पहले सिखा चुका हूँ, और x एक आपका साधारण फलन है। तो आप कुछ नहीं, 0 से 2 में पहले x dx को अलग करिए, फिर माइनस 0 से 2 में इंटीजर x dx। और इंटीजर का समाकलन का तरीका मैंने आपको सिखाया था, ये आर्क वाली मेथड से। आप उस मेथड को कंटिन्यू कर लीजिए, जैसे 0 से 1 में 0 dx, 1 से लेके 2 में 1 dx, और इसको हल कर लीजिए। तो ये सिंपल है आपको, क्योंकि इंटीजर फंक्शन का आता है, x का आप साधारण तरीके से कीजिए, इंटीजर का जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसी प्रॉपर्टी से। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको आज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप इसकी अवकल नियता और कंटिन्यूटी और समाकलन तीनों चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। और भी अगर आपको कोई और दिक्कत होगी किसी और फंक्शन में, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हैं, फिर हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।